नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। संपूर्ण भारत के इस खास बुलेटिन में आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। शुरुआत बुलेटिन की खबरों के साथ करेंगे। पीएम मोदी यूएई के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। यूएई पहुंचते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान गले मिले और पीएम मोदी के आगमन पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अबू धाबी के एक होटल में पहुंचने पर प्रवासी भारतीयों ने मोदी 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 है तो मुमकिन है और भारत माता की जय के नारे लगाए। अबू धाबी में भारतीय प्रवासियों की सदस्य प्रियंका बिरला ने कहा कि हम पीएम मोदी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। प्रधानमंत्री के प्रयासों से हम संयुक्त अरब अमीरात में ऐसा दिन संभव होता देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में बैठक की गई और दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई है। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच एमओयू का आदान प्रदान भी आज हुआ है। पीएम मोदी और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने अबू धाबी में यूपीआई रुपए कार्ड सेवा की शुरुआत की। अब यूएई में भी यूपीआई रुपए कार्ड से पेमेंट हो सकेगा। यूएई के राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, मेरा निमंत्रण स्वीकार करने और वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन के लिए मेरे गृह राज्य गुजरात आने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आपने इस आयोजन को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है और दुनिया में इसकी प्रतिष्ठा बढ़ी है। यूएई के राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, यह भी खुशी की बात है कि आज हम द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। मेरा मानना है कि ये G20 देशों के लिए बड़ी खबर होगी कि भारत और यूएई इस महत्वपूर्ण दिशा में आगे बढ़ रहा है। मैं ये भी खुशी की बात है आज कि हम लोग बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी करने जा रहे हैं। इसका भी एक लंबा प्रभाव होने वाला है और मैं मानता हूं खास करके G20 समूह के देश हैं, उनके लिए भी एक बहुत बड़ी खबर बनेगी है कि यूएई और भारत इस महत्वपूर्ण दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आईमेक में जिस प्रकार से आपका सहयोग मिला है, आपने आईमेक को आगे बढ़ाने की दिशा में जो काम किया है वो मैं मानता हूँ पूरे इस क्षेत्र के लिए उसको जोड़ने का तो काम करेगा ही, लेकिन आर्थिक विकास के एक नए द्वार खोलेगा। मैं ये भी खुशी की बात है आज अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने हरियाणा पंजाब शंभू सीमा पर फ्लाईओवर के सेफ्टी बैरियर को तोड़ दिया है। पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े हैं। अब कुछ कारण समझ नहीं आते। मुझे लगता है कि पॉलिटिकल पार्टी अपनी ज़मीनें ख़त्म कर चुकी हैं। अब दूसरे के कंधे पर बंदूक रख के
ये ऐसा आंदोलन करना चाहते हैं। हरियाणा ऐसा प्रदेश है जिसने 14 MSP फसलें ले रही है और कहीं भी नहीं है। पंजाब सरकार देख लो, जहाँ से पंजाब से लोग आ रहे हैं, उन्हें बता दें MSP भी कितना ले रहे हैं। और मैं ये और कहना चाहता हूँ, ये किसान आंदोलन हो रहा है, इस चक्कर में यहाँ गाड़ी से यहीं उतरना पड़ा। अब पैदल पार करेंगे हम रोड, और अब देखते हैं आगे क्या मिलता है। आप कहाँ जा रहे थे? अभी हमें आगे जाना, काफी 2-4 किलोमीटर और आगे जाना है। वेल जाएंगे, आगे देखें क्या मिलता है नहीं मिलता। कुछ जो भी हो रहा है, ये चुनाव आते हैं उस टाइम पे स्टार्ट हो जाता है। ये तैयारी जो भी है आपके सामने है, आप दिखाई दे रही है। पिछले अनुभव के आधार पर हमारी पूरी कोशिश ये है कि आने जाने वाले लोगों को असुविधा न हो, और अगर किसी तरह का ज़बरदस्ती कोई आने की कोशिश करता है उसको रोकने में हम लोग सफल हैं। नहीं, ये सब इसका प्रयोग एक ड्रिल होती है, एक सिचुएशन के आधार पर किया जाता है। कोई इसमें पहले से कोई योजना नहीं होती है। इसके तमाम स्टेप्स हैं लॉ एंड ऑर्डर अरेंजमेंट के। कोई अनलॉफुल असेंबली को किस तरह डिस्पर्स किया जाता है, और तमाम चीज़ों को कानूनी आधार पर डील किया जाएगा। बाकी तैयारियां हर तरह की परिस्थिति से निपटने के लिए हैं। टोटल हमारे पास 5 पिकटें हैं। अप्सरा बॉर्डर मेन हमारा जहाँ पे बॉर्डर हो रहा है यूपी से लगता है। फिर इसके बाद हमारा विवेक विहार थाना है, वहाँ पे भी 2 पिकटें हैं, और पूरी फेंसिंग कर रखी है। उसमें 5 लेयर की बैरिकेडिंग है, जर्सी बैरिकेड है, रेगुलर बैरिकेड्स हैं, और कंसर्टीना वायर लगा रखी हैं, और ट्रक और डंपर से भी ब्लॉक कर रखा है। रोड रोलर लगा रखे हैं, क्रेन लगा रखी है। कोई भी मतलब गुंजाइश छोड़ी नहीं गई है, सब चीज़ कवर करी गई है। अभी तक जो इनपुट है, कोई इनपुट की हमारी तरफ से कोई आ नहीं रहा है, बट हम पूरी तरह से तैनात हैं और कोई भी चीज़ें मतलब कंप्लीट कराई जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। अप्सरा बॉर्डर जहाँ पे हम खड़े हैं, ये हमारे ज़िले का मेन बॉर्डर है जो यूपी से लगता है। तो इसके लिए हमने पूरी तैयारी करी है। पिछले 2-4 दिन से हम इसकी ड्रिल करा रहे हैं, और लगातार हमने जर्सी बैरियर्स, हमारे बैरिकेड्स और पर्याप्त संख्या में इक्विपमेंट रखे हैं कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो हमारी गैस गन पार्टी भी रेडी है। इसके अलावा हमारे टायर किलर्स और सब फैसिलिटी हमने यहाँ पे अवेल कर रखी हैं, और उनकी लगातार ड्रिल करवाई है। और स्टाफ को हमने रिजर्व में भी रखा है। स्टाफ हमारा मोटिवेटेड है, सबको गाइड किया गया है। हमें कंसल्टेशंस करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि राज्यों के साथ मिल करके हमें इस बात पर आगे चर्चा करनी पड़ेगी। इसके लिए हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि इसका रास्ता क्या क्या होगा, और उसके लिए यदि हम कोई एक फोरम ऐसा बनाए जिसमें हम लगातार चर्चा करते रहें और इसका समाधान निकालें। ये बात किसानों को समझने की जरूरत है कि किसी किसानों के हितों की रक्षा हो, भारत सरकार प्रतिबद्ध है, और उसके साथ साथ जन सामान्य को कोई कठिनाई ना हो। दोनों ही बातों को जो संगठन है, किसान संगठन, उनको समझना पड़ेगा। हमेशा बातचीत के लिए तैयार है, हमेशा डिस्कशन करने के लिए तैयार है, उसका सोल्यूशन निकालने के लिए जो भी हो सकता है वो सारा कार्य करने के लिए हम तैयार है। जो किसान सम्मान निधि है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको शुरू किया, और जो छोटा किसान है 2 एकड़ का है, 2.5 एकड़ का है, 3 एकड़ का है, अगर 6,000 रुपये उसको मिलते हैं तो मैं समझता हूँ उसके जो खाद और भी उसके पैसे हैं, दवाई के पैसे, वो तो लगभग उसके पास डाल दिए। तो अगर ये पैसे उसको मिल जाते हैं तो उत्पादन लागत कम होगी, तो निश्चित तौर से किसान उससे लाभ में है। जहाँ तक जो मिनिमम प्राइस है, MSP है, तो वो भी जितना बढ़ाया सरकार ने, आज तक किसी ने नहीं बढ़ाया। अब उसमें तो स्टेट के भी तो काम है ना जी, सारा सेंटर का नहीं। सेंटर ने जिस चीज़ की जरूरत है तो सेंटर ने खरीद ली। अब हरियाणा सरकार है 14 फसलें खरीद रही, तो अन्य स्टेट भी उस प्रकार का प्रयास कर सकते हैं, पंजाब भी उसी प्रकार से खरीद लो। तो हम पूरी तरीके से किसान के साथ हैं, लेकिन अगर कोई आंदोलन के लिए आंदोलन करना चाहता है तो उसका तो कोई वो नहीं हो सकता ना। बात करना समाधान नहीं है, समाधान निकालना समाधान है। बात तो पहली बार भी 12 दौर की बातचीत हुई, लेकिन सरकार ने समाधान नहीं निकाला। सरकार फसलों के रेट कम और जमीनों के रेट महंगी करके जमीन को छीनना चाहती है। ये पॉलिसी सरकारों की है। बड़े उद्योगपति पूरे देश में जमीन खरीद रहे हैं, किसानों को कर्जा दे के उसके बदले में जमीन लेने की पॉलिसी है। ये किसान समझेगा। इस देश को आंदोलन बचाएगा। आंदोलन अलग अलग प्लेटफॉर्म पर होंगे,
ये होते रहेंगे। कि जहाँ तक किसानों की मांग का सवाल है, केंद्र सरकार को तुरंत उनसे बात करके और उनकी बात माननी चाहिए। कि जहाँ तक किसानों की मांग का सवाल है, केंद्र सरकार को तुरंत उनसे बात करके और उनकी बात माननी चाहिए। आवश्यक है किसान आंदोलन, क्योंकि मध्य प्रदेश, खास करके मध्य प्रदेश में, क्योंकि मध्य प्रदेश की 70% अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र पर आधारित है और किसानी आर्थिक गतिविधि पैदा करते हैं। किराने की दुकान गांव में चलती है जब किसान की जेब में पैसा होता है, पर एमएसपी ना मिले, किसानों के साथ लगातार ये अन्याय होता रहा है। अब सबसे मिनिमम डिमांड तो एमएसपी की होनी चाहिए, उनके साथ कम से कम सही भाव तो मिले। अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने हरियाणा पंजाब शंभू सीमा पर फ्लाईओवर के सेफ्टी बैरियर को तोड़ दिया है। पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े हैं। किसानों द्वारा दिल्ली कूच को लेकर गदपुरी टोल प्लाजा के पास पुलिस प्रशासन तैनात हो गया है। साथ ही टोल प्लाजा के पास हाइड्रा मशीनों के द्वारा बैरिकेड लगाया जा रहा है। हालांकि छोटे वाहनों के लिए रास्ता भी बना दिया गया है। दिल्ली में किसान आंदोलन के चलते गुरुग्राम के बॉर्डर पर लंबा जाम लगा है। जाम लगने के कारण गाड़ियां काफी धीरे धीरे चल रही हैं। साथ ही गुरुग्राम बॉर्डर के पास भारी पुलिस बल भी तैनात है, जो कि विशेष तौर पर बस और ट्रक को चेक कर रही है। फिलहाल दिल्ली में ट्रैक्टर पर पाबंदी लगा दी गई है। दिल्ली में ट्रैक्टर के आने जाने की अनुमति नहीं है। बॉर्डर सील है और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। किसानों के दिल्ली कूच को लेकर चंडीगढ़ में किसान नेताओं और किसान संगठनों के बीच बैठक के दौरान उनके ट्विटर अकाउंट बंद कर दिए गए हैं। हरियाणा सरकार ने ऐसा इसलिए किया है ताकि भड़काऊ मैसेज पर रोक लगाया जा सके। हरियाणा सरकार के इस फैसले से किसानों में बेहद नाराजगी है। किसान आंदोलन को लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार किसानों से बात करने के लिए तैयार है, लेकिन किसान आंदोलन पर अड़े हैं। अनिल विज ने कहा कि केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने भी किसानों से बातचीत की है, लेकिन किसानों को रुख सकारात्मक नजर नहीं आ रहा है। वो बातचीत के बजाय आंदोलन पर अड़े हुए हैं। लेकिन फिर भी ये दिल्ली जाने के लिए अड़े हुए हैं, तो वो समझ से परे की बात है कि किस लिए दिल्ली जाना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि इनका मकसद कुछ और है। नहीं, पूरी तरह से तैयारियां हैं, हम शांति भंग नहीं होने देंगे। और मेरा तो इनको ये कहना है कि ये अपनी कॉल को विड्रॉ करें, वापस लें अपनी कॉल को। और बातचीत के लिए अभी भी मुंडा जी कह रहे हैं, बार बार सरकार कह रही है कि हम तैयार हैं, तो बातचीत से ही हल निकलेगा। कोई दिल्ली पर जहाँ हरियाणा पर हमला करके तो हल नहीं निकलेगा। हल तो बातचीत करे और सरकार तैयार है। सरकार खुद पहली बार है कि दिल्ली से चल के यहाँ आई है, तो दिल्ली में जाके ये किसको सुनाना। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ये घोषणा करती है कि हम देश के किसानों को एमएसपी दिलाने के लिए फसलों की व्यापक खरीद के साथ लीगल गारंटी देंगे। जब हमारी सरकार आएगी तो हम इसे लागू करेंगे। हमारे पार्टी की ओर से एक गारंटी देना चाहता हूं। पहली गारंटी छत्तीसगढ़ से शुरू होगी। राहुल जी ये मुझे कहे हैं कि ये गारंटी लोगों के लिए देना जरूरी है। कौन सी गारंटी? कांग्रेस पार्टी ये घोषणा करती है कि हम देश के किसानों को एमएसपी की लीगल गारंटी दिलाने के फसलों का व्यापक खरीद के साथ हमारे पार्टी के ओर से। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि इंडिया की सरकार आएगी तो हम एमएसपी की गारंटी किसानों को देंगे। ये सिर्फ हमारी शुरुआत है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आगे कहा कि आज किसान दिल्ली की ओर मार्च कर रहे हैं, उन्हें रोका जा रहा है, उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। वो क्या कह रहे थे? वो सिर्फ अपने परिश्रम का फल मांग रहे हैं। बीजेपी सरकार ने एमएसपी और साथ ही एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न देने की घोषणा की, लेकिन वो एमएस स्वामीनाथन की
कही गई बात को लागू करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है, किसानों को वास्तव में एमएसपी का कानूनी अधिकार दिया जाना चाहिए, लेकिन बीजेपी सरकार ऐसा नहीं कर रही है। जब भारत सरकार सत्ता में आएगी तो हम भारत के किसानों को एमएसपी की गारंटी देने वाला कानून देंगे। साथ ही स्वामीनाथन रिपोर्ट में जो कहा गया है हम उसे पूरा करेंगे। मगर जिस चीज आज किसान दिल्ली की ओर चले जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, उनको रोका जा रहा है, उन पे टीयर गैस चलाई जा रही है, उनको जेल में भरा जा रहा है। और वो क्या कह रहे हैं? सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारी मेहनत का फल हमें मिलना चाहिए। स्वामीनाथन जी को बीजेपी की सरकार ने भारत रत्न दिया, मगर जिस चीज के लिए स्वामीनाथन जी ने अपनी जिंदगी दी, हिंदुस्तान के किसानों के लिए जो उन्होंने मेहनत की, जो स्वामीनाथन जी ने कहा, उसको करने के लिए तैयार नहीं। किसानों की दिल्ली कूच के दौरान कई रोड्स को ब्लॉक कर दिया गया है और आवाजाही बाधित करने के खिलाफ दायर याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले में हाईकोर्ट ने कहा, विवाद के निपटारे के लिए पंजाब और हरियाणा के साथ दिल्ली सरकार भी मिलकर काम करे, किसी को इस प्रदर्शन से परेशानी नहीं होनी चाहिए। सुनवाई 15 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इसके साथ ही सभी सरकार को स्टेटस रिपोर्ट है उसे दाखिल करने के आदेश दिए गए हैं। किसान आंदोलन की वजह से पटेल चौक मेट्रो स्टेशन को बंद किया गया है। दरअसल अलग अलग बॉर्डरों पर पुलिस ने नाकेबंदी कर दी है और किसानों को रोकने के लिए हर तरह की तैयारी की गई है, जिस वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर लंबा जाम लगा हुआ है। मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस ने आज बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदेश में बेरोजगारी, हरदा और हादसे के साथ ही अपराध, महिला सुरक्षा को लेकर यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भुरिया के नेतृत्व में विधानसभा का घेराव किया गया और इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी भी मौजूद रहे। बता दें कि 3 दिन पहले ही मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस ने विधानसभा घेराव की चेतावनी देते हुए प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं से राजधानी भोपाल आने का आह्वान किया था। यूथ कांग्रेस बेरोजगारी, हरदा हादसा, अपराध और महिला सुरक्षा को लेकर प्रदर्शन किया। त्रिची में तमिलनाडु के किसानों के एक समूह ने दिल्ली चलो किसानों के विरोध का समर्थन किया। किसान नेता पी अय्याकन्नू ने कहा कि संविधान के अनुसार हम अपने अधिकारों के लिए देश के भीतर स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं, लेकिन पुलिस किसानों को दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दे रही है। अगर प्रधानमंत्री मोदी आगामी चुनावों में तमिलनाडु के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं तो किसान उस निर्वाचन क्षेत्र से उनके खिलाफ नामांकन दाखिल करेंगे। सोनिया गांधी इस बार राज्यसभा के लिए पूरी तरह से तैयार है। वो कल अपना नामांकन दाखिल करेंगे। उनके साथ राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी रहेंगे। वो किस राज्य से चुनाव लड़ेंगे इस पर अंतिम फैसला आज रात तक हो जाएगा। आम आदमी पार्टी की आज पीएसी की बैठक हुई। मीटिंग में सीएम केजरीवाल और सीएम मान मौजूद रहे। बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, साथ ही लोकसभा प्रत्याशियों के नाम पर भी मंथन किया गया। मध्य प्रदेश में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा, नई सरकार बनी, उन्होंने कहा था कि हम 2 लाख नौकरियां पहले साल देंगे। उन्होंने कहा कि हर घर रोजगार देंगे। इन्होंने ऑनलाइन जुआ लीगल कर दिया। जुए और सट्टे की सरकार सुनी है हमने, ये जुए सट्टे सी सरकार नहीं चलेगा। मध्य प्रदेश के अभिभावकों ने बच्चों के रोजगार के लिए कमल को वोट दिया। जुए सट्टे खिलवाने के लिए कमल को वोट नहीं दिया जाए। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं खबरों का। अशोक चौहान के इस्तीफे से महाराष्ट्र कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। राजनीतिक हालात को देखते हुए पार्टी के महाराष्ट्र प्रभारी रमेश चेन्निथला ने आज मुंबई में कांग्रेस नेताओं की अहम बैठक बुलाई। देवेंद्र फडणवीस ने अशोक चौहान के इस्तीफे के बाद दावा किया था कि कई और कांग्रेस विधायक पार्टी छोड़ सकते हैं। इससे कांग्रेस नेतृत्व में घबराहट की स्थिति है। यही वजह है कि महाराष्ट्र में पार्टी नेतृत्व ने आज बैठक बुलाई है।
अशोक चौहान आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कल ही उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था और इस दौरान महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, आशीष सेलार मौजूद रहे। बीजेपी में शामिल होने के बाद अशोक चौहान की पहली प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा, मेरे लिए कांग्रेस पार्टी छोड़ने का फैसला लेना आसान नहीं था। ये एक दिन में लिया गया फैसला नहीं है। ये बात सच है कि कांग्रेस पार्टी में मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला और मैंने बहुत कुछ किया। फिर इस बात को भी कोई नहीं नकार सकता कि जब तक मैं पार्टी में था तब तक मैंने भी पार्टी के लिए बहुत कुछ किया है। मैंने पार्टी के लिए क्या कुछ किया है ये कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को अच्छे से पता है। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा है, लोग बीजेपी से जुड़े, इसके लिए पूरे देश में अभियान चलाया जा रहा है और इसी सिलसिले में अखिल भारतीय प्रवास कार्यक्रम चालू है। उत्तर प्रदेश में मेरा पहला प्रवास आजमगढ़ का है। मेरे लिए और गौरव की बात है, करीब 400 साल पहले मेरे पूर्वज यहीं से गए थे। आजमगढ़ और उत्तर प्रदेश से मेरे विशेष रिश्ता रहा है और मैं अपने कार्यकर्ताओं के बीच आकर अत्यंत आनंदित होऊंगा। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अपने एक एक विधानसभा, एक एक लोकसभा में हर जगह पार्टी का मत प्रतिशत बढ़े, भाजपा के पक्ष से लोग जुड़े, इस नाते से पूरा देश का अभियान चल रहा है। खासकर इनकी क्लस्टर रचना हमारे द्वारा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी द्वारा बनाई गई है और इसी सिलसिले में अखिल भारतीय प्रवास कार्यक्रम चालू है। उत्तर प्रदेश के मेरा पहला प्रवास आजमगढ़ का है। मैं यहाँ मेरे तो लिए और गौरव की बात है कि 200-400 साल पहले मेरे फोरफादर, मेरे पूर्वज यहीं से गए थे, तो आजमगढ़ और उत्तर प्रदेश से मेरा विशेष रिश्ता भी है। शरद पवार गुट ने अजीत पवार के गुट को आधिकारिक तौर पर एनसीपी के रूप में मान्यता देने के चुनाव आयोग के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। पिछले हफ्ते शरद पवार के नेतृत्व वाले राकांपा गुट ने कहा था कि वो अजीत के नेतृत्व वाले विद्रोही समूह को पार्टी का नाम और प्रतीक आवंटित करने के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। सीएम योगी का वाराणसी जिले के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। सीएम ने अमूल प्लांट का निरीक्षण किया। सीएम की अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक हुई। बता दें कि सीएम योगी आज काशी विश्वनाथ के दर्शन भी करने पहुंचे। तो पहले परिणाम है, उत्तर प्रदेश में तेजी के साथ उत्तर प्रदेश के परंपरागत उद्यम को भी हमें प्रोत्साहित करने के साथ साथ उत्तर प्रदेश का एक्सपोर्ट बढ़ा है। तो पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया। बता दें कि उन्होंने पार्टी से नहीं बल्कि अपने पद से इस्तीफा दिया। उन्होंने अपने इस्तीफे को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को लंबा चौड़ा खत लिखा और इस्तीफे के कारणों को साझा किया। उन्होंने कहा कि वो पद के बिना भी पार्टी को सशक्त बनाने के लिए कोशिश करते रहेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तारी के 8 महीने बाद वी सेंथिल बालाजी ने सोमवार को तमिलनाडु कैबिनेट में मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार के एक अधिकारी ने पहचान उजागर न करने की शर्त पर बताया कि सेंथिल का इस्तीफा राज्यपाल को भेज दिया जाएगा। सेंथिल बालाजी जमानत के लिए पहले शहर की एक ट्रायल कोर्ट में गए थे, जहां से उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी। अब उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया है। वर्तमान में हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति आनंद वेंकटेश इसकी सुनवाई कर रहे हैं, जिन्होंने हाल ही में उनके डीएमके कैबिनेट में बने रहने की आलोचना की थी। बिहार के गोपालगंज में एआईएमआईएम के प्रदेश सचिव और जिला अध्यक्ष अब्दुल सलाम उर्फ असलम मुखिया की हत्या कर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि गोपालगंज में हमारी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता अब्दुल सलाम की हत्या कर दी गई। सिवान में भी 2 महीने पहले हमारी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता की हत्या कर दी गई थी। ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार के शासन में कानून व्यवस्था पर कोई नियंत्रण नहीं है। वहां आरजेडी नहीं बल्कि बीजेपी है, लेकिन कानून और व्यवस्था का मुद्दा अभी भी जारी है। दुर्भाग्य से सरकार द्वारा अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जिम्मेदारी सरकार की है। नीतीश कुमार जैसे ही दोबारा बिहार के मुख्यमंत्री बने, उन्होंने एक सौगात दिया है और गोपालगंज में हमारे पार्टी के एक सीनियर नेता अब्दुल सलाम साहब की हत्या कर दी गई है और उनके सर में और उनके पेट में गोलियां मारकर उनकी हत्या कर दी गई है। और
बाजू जो डिस्ट्रिक्ट है सिवान में भी हमारे एक सीनियर लीडर की हत्या कर दी गई आज से 2 महीने पहले। तो ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार के राज में कोई लॉ एंड ऑर्डर पे कंट्रोल नहीं है, राजद नहीं है, बीजेपी आई तब भी ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला बरकरार है। और बड़े अफसोस की बात है कि अब तक सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। क्यों अब्दुल सलाम साहब को उनकी हत्या की गई, कौन है उनके पीछे, कौन है ये लोग, क्या कर रहे हैं लोग, इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे और ये पूरी जिम्मेदारी सरकार पर आ। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला को ईडी ने जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए नया समन जारी किया। बता दें कि एनसी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला को इसके पहले भी ईडी द्वारा समन भेजा गया था, लेकिन वो उसमें पेश नहीं हुए थे। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में जेकेसीए को वर्ष 2001 से 12 के दौरान बीसीसीआई ने जम्मू कश्मीर में क्रिकेट और संबंधित गतिविधियों के विकास के लिए 112 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई थी और उस समय डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ही जेकेसीए के चेयरमैन थे। बीसीसीआई द्वारा प्रदान की गई राशि के जेकेसीए में तत्कालीन पदाधिकारियों ने करोड़ों रुपए का घोटाला किया था। बीजेपी के वरिष्ठ नेता नंद किशोर यादव ने आज बिहार विधानसभा अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। विधानसभा सचिवालय ने यह जानकारी दी है। यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा और अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। ये पद राष्ट्रीय जनता दल के अवध बिहारी चौधरी को हटाए जाने से खाली हुआ है, जिन्हें सोमवार को अविश्वास प्रस्ताव में हार का सामना करना पड़ा था। उत्तराखंड में हल्द्वानी नगर निगम ने बनपुलपुरा हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक के खिलाफ सरकारी संपत्तियों को कथित रूप से नुकसान पहुंचाने के लिए 2 करोड़ 44 लाख रुपए की वसूली का नोटिस जारी किया। नगर आयोग द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि मलिक का बगीचा में अवैध रूप से बनाए गए 2 भवनों को ध्वस्त करने के लिए प्रशासनिक टीम पर हमला कर मलिक के समर्थकों की ओर से नगर निगम की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। बता दें कि नगर निगम की ओर से जो नोटिस भेजा गया उसमें 8 फरवरी को घटना वाले दिन दर्ज प्राथमिकी का भी जिक्र किया गया है, जिसमें मलिक को नामजद किया गया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मंगलवार को अपने उत्तराखंड दौरे के दौरान चंपावत जनपद के टनकपुर पहुंचे, जहां पर केंद्रीय मंत्री गडकरी ने गांधी मैदान में आयोजित जनसभा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सांसद अजय टमटा भी उपस्थित रहे। स्थानीय जनता और कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी और स्थानीय सांसद ने नितिन गडकरी को उत्तराखंड की संस्कृति से जुड़े प्रतीक चिन्ह को भेंट किया। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री गडकरी ने डिजिटल के जरिए कुमाऊं मंडल में 2200 करोड़ से अधिक लागत की 7 योजनाओं का शिलान्यास किया। वहीं जनसमूह को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देवभूमि उत्तराखंड में मार्गों के विकास के लिए 2 लाख करोड़ से ज्यादा की योजनाओं के विकास के बारे में विस्तार से जानकारी दी। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों को धार देने शुरू कर दी है। पाताल देवी पार्टी कार्यालय में लाभार्थी संपर्क अभियान कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें अल्मोड़ा लोकसभा के प्रभारी सुरेश भट्ट ने शिरकत की। अल्मोड़ा लोकसभा प्रभारी सुरेश भट्ट ने कहा, मोदी सरकार द्वारा चलाई गई जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर हर घर तक बीजेपी कार्यकर्ता जाएंगे और मोदी सरकार को 2024 में पुनः स्थापित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 9 लाख लाभार्थियों को अभी तक चिन्हित किया गया है और इन सभी को योजनाओं का लाभ देने के लिए कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में हुई हिंसा को लेकर जिला प्रशासन ने पीस कमेटी की बैठक बुलाई और इस मीटिंग का मकसद था कि हल्द्वानी हिंसा को कैसे शांत किया जाए। इस दौरान जिला प्रशासन के तमाम अफसरों ने पीस कमेटी के सदस्यों से सुझाव मांगा। वहीं बैठक के दौरान नैनीताल की डीएम काफी सख्त दिखाई दी। उन्होंने कहा कि दंगाइयों को किसी भी हाल में नहीं बख्शा जाएगा। डीएम ने बनभूलपुरा इलाके में सभी उलेमाओं और उनके दूसरे प्रतिनिधियों से बातचीत के दौरान कहा, अगर आप किसी भी दंगाई को जानते हैं तो उसे पुलिस के हवाले कर दें। जितनी जल्दी दंगाई पकड़े जाएंगे उतना जल्दी शहर में अमन चैन शांति कायम हो जाएगा। देखिए, बनपुलपुरा में जो कर्फ्यू है वो अभी लगा हुआ है, लेकिन उसके अलावा जो हल्द्वानी शहर का बाकी हिस्सा है उसमें स्थिति सामान्य है। और बनपुलपुरा में भी धीरे धीरे जो है हमारे द्वारा जो वहाँ की पब्लिक है उसको एसेंशियल सर्विसेज की जो सप्लाई वो दी जा रही है। इसमें हम समयानुसार निर्णय लेंगे कि कब उसमें डील देना है।
लेकिन इसके साथ ही उन घरों की कुछ तलाशी के लिए और जिलाधिकारी के आदेश पे कुछ जो लाइसेंसी वेपन है उनको कब्जे में लेने का कार्य किया जा रहा है और जो कुछ सस्पेक्ट लोग हैं और जो कुछ नामजद लोग हैं जो अभियुक्त थे उनकी गिरफ्तारी का प्रयास भी किया जा रहा है। इनपुट मिले थे, कुछ लाइसेंसेस की लिस्ट मिली थी जिनके दुरुपयोग की संभावना हो सकती है। उसके आधार पर लाइसेंसेस को सस्पेंड करा गया है अग्रिम आदेशों के लिए। नोटिसेस वगैरह होंगे, वो जो आर्म्स एक्ट की प्रक्रिया होती है वो करी जाएगी, उसके बाद फिर अंतिम निर्णय। आज यहाँ पर कई दिनों के बाद तकरीबन इसको 5वां दिन चल रहा है और आज हमारी प्रशासन से मुलाकात हुई तो हम यहाँ पर यही बात लेकर आए कि जिन लोगों ने भी ये काम किया वो बहुत गलत किया और उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही जो बेकसूर लोग हैं जो इसमें शामिल नहीं थे, चूँकि इतनी बड़ी बस्ती है, 70 से 80 हज़ार लोगों की आबादी है वहाँ पर, तो सारे ही लोग मुजरिम नहीं हैं, चंद मुजरिम हैं, उन पे सज़ा हो तो बेकसूर लोग भी। जैसी ख़बरें मुझे मिली, चूँकि मैं यहाँ पर एक अजीम ओहदे पर हूँ, तो मुझे भी बहुत से लोग ख़बरें दे रहे हैं कि घर के वाले तोड़ी गई या किसी भी तरीके से। तो मेरी ये गुजारिश है प्रशासन से कि जो बेकसूर हैं उन पर किसी भी तरह की ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। उत्तराखंड के अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक बुलाई गई। बैठक में अल्मोड़ा लोकसभा क्षेत्र के अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चंपावत जिले से निर्वाचन से जुड़े आला अधिकारी भी मौजूद रहे। बनभूलपुरा हिंसा में शामिल 25 आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया। इससे पहले कड़ी सुरक्षा के बीच सभी आरोपियों का मेडिकल किया गया। वहीं पुलिस अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए धरपकड़ कर रही है, जबकि 100 से ज्यादा उपद्रव के आरोपियों को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। बता दें कि रविवार को पुलिस ने 25 उपद्रव के आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इन आरोपियों के पास से अवैध हथियार और कारतूस भी बरामद किए गए थे। पुलिस इन सभी उपद्रवियों को सीसीटीवी फुटेज और वीडियो के आधार पर गिरफ्तार कर रहे हैं। आरोप है कि इन लोगों ने पुलिस के ऊपर भी फायरिंग की थी। इतना ही नहीं, उनके पास से 7 अवैध तमंचे और 54 कारतूस भी बरामद किए गए। लक्सर में भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक सेठपुर ने हल्द्वानी हिंसा को लेकर उत्तराखंड सरकार पर सवाल खड़े किए। दीपक सेठपुर ने कहा कि सरकार ने जिस तरह से धर्म विशेष के एक संस्थान पर पहले बुलडोजर चलवाया और फिर वहां राजनीतिक लाभ लेने के लिए माहौल को खराब कराया, वो अति निंदनीय है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की फेलियर की वजह से हल्द्वानी में दंगा और बवाल हुआ, जिसमें पुलिसकर्मी और सिविल के लोगों को जान और माल की हानि हुई। उन्होंने आगे कहा कि 17 फरवरी को भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत नौटियाल के नेतृत्व में संगठन के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता हल्द्वानी के पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। यह है कि जिस प्रकार से धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाई गई है, उसको सरकार, चुनाव का माहौल है, चुनाव के बाद जो अनुशासनात्मक कार्रवाई है, नोटिस के जरिए उन लोगों से उनको संदेश भेजना था। और उसके बाद भी जिस प्रकार से मुस्लिम दलित को टारगेट करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार में प्रताड़ित किया जा रहा है, इसका हम खंडन करते हैं। और दूसरी बात यह है कि भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई मंजीत सिंह नौटियाल जी के नेतृत्व में जल्द पीड़ित परिवार से मिलने के लिए हल्द्वानी पहुंचा। देहरादून सहित प्रदेश भर में मौसम ने मंगलवार को एक बार फिर करवट ली। मौसम विभाग ने चोटियों पर हल्के बारिश के आसार जताए। आसपास के क्षेत्र में हल्की बारिश हो सकती है, जिससे पारे में गिरावट आने के आसार हैं। प्रदेश के पहाड़ी जिले उत्तरकाशी, चमोली, अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में बारिश के साथ बर्फबारी देखने को मिल सकती है। हालांकि मैदानी इलाकों में मौसम सामान्य रहने के आसार हैं। उत्तराखंड के जो हायर जो इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, वहाँ पर कहीं कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा और बर्फ़बारी मिल सकती है। तो 3500 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई पे वहाँ पे 13 तारीख को जो है हल्की और बहुत हल्की बर्फ़बारी भी मिल सकती है। बाकी दिन जो है मौसम साफ रहेगा। बात करें 13 तारीख को उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में बर्फबारी का दौर जारी है। मंगलवार को प्रदेश के कई जिलों में बर्फबारी हुई। बर्फबारी से चमोली में मौसम बदलने के साथ ही ऊंचाई वाले इलाकों में चारों ओर बर्फ की चादर बिछ गई। चमोली में बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी और विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल औली और चोपता में बर्फबारी के बाद कड़ाके की ठंड महसूस हुई। तो वहीं बर्फबारी के बाद नज़ारा भी काफ़ी खूबसूरत नजर आया। विश्व प्रसिद्ध हिम क्रीड़ा स्थल औली में तो 8 इंच तक बर्फ जम चुकी है। बर्फबारी के बाद औली में भी काफ़ी सुंदर नज़ारा दिखाई दिया। जहां सोमवार तक औली केवल वीरान दिखाई दे रही थी, वहीं बर्फबारी के बाद चारों तरफ बर्फ की सफ़ेद चादर जम चुकी है।
लुधियाना के सुधार में श्री गुरु हरगोविंद स्पोर्ट्स क्लब ने निहंग बाबा शमशेर सिंह की याद में कबड्डी का मुकाबला करवाया और इस मौके पर द ग्रेट खली पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने बच्चों को आशीर्वाद दिया और कहा कि पंजाब का नौजवान अब धीरे धीरे नशे से बाहर निकलकर खेल की तरफ आकर्षित हो रहा है। हमारी सरकारों को भी बच्चों को खेल की तरफ प्रेरित करने के लिए प्रयास करना चाहिए। अभी जा रहे हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है माहौल जो यहाँ का एक जोशीला माहौल है और जो कबड्डी खेल रहे बच्चे और ये लगता है कि जैसे हम जब यहाँ पीएपी में स्पोर्ट्स करते थे ग्राउंड पे भागना दौड़ना वेट लिफ्टिंग करनी तो वही टाइम मान लो एक रिवर्स हुआ है। लग रहा है कि भी हम भी किसी टाइम स्पोर्ट्स करते थे तो जो इनको देख के डबल जोश आया है और मैं खुद भी एक स्पोर्ट्समैन हूँ और मैं सभी को बताना चाहूँगा कि भी आपको सब लोगों को सब बच्चों को ग्राउंड पे जाना चाहिए, कबड्डी खेलनी चाहिए, वॉलीबॉल खेलो, फुटबॉल खेलो, हॉकी खेलो, जिम जाओ और तो पंजाब का नौजवान अब नशे के खिलाफ विरोध में खड़ा हो गया है और निकलकर आगे बढ़ने का काम किया जा रहा है और ये बातें द ग्रेट इंडियन खली ने कही है। उन्होंने न केवल नौजवानों को आशीर्वाद दिया बल्कि उन्होंने युवाओं को आगे बढ़कर खुश होकर अपने जीवन में खेल के प्रति बढ़ने का भी आशीर्वाद दिया है। पंजाब का नौजवान अब नशे से निकलकर खेल की ओर बढ़ रहा है और ऐसे में सरकार को भी जरूरत है कि वो ऐसे नौजवानों को प्रोत्साहित करे, उत्साहित करे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा मोदी सरकार ने कृषि क्षेत्र के बढ़ावे के लिए और किसान के कल्याण के बहुत सारे कार्य किए हैं। जब किसानों ने मांग रखी तब हमने चर्चा के लिए एकदम से सहमति जताई और इस बार भी हमारे केंद्रीय मंत्री चंडीगढ़ और कई घंटे तक वार्ता भी की। जब किसान उठकर चल पड़े तब भी हमने कहा कि चर्चा को जारी रखिए, जब नए मुद्दे जुड़ते जाएंगे तो समय तो लगेगा ही। हमारा कहना है कि हम नए विषयों पर भी चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन इस पर अन्य लोगों से भी बात करनी पड़ेगी। क्या ये गलत है? मैं प्रदर्शनकारियों से कहूंगा कि हिंसा ना करे, उग्र ना हो। मैं किसान नेताओं से अनुरोध करता हूं कि कृपा करके बातचीत का दौर जारी रखें। देखिए, पहले दिन से ही मोदी सरकार ने कृषि क्षेत्र के बढ़ावे के लिए और किसान के कल्याण के लिए बहुत सारे कार्य किए और जब किसानों ने मांग भी रखी तब हमने चर्चा के लिए एकदम से सहमति जताई। इस बार भी हमारे केंद्रीय मंत्री कल भी चंडीगढ़ गए थे, कई घंटे तक वार्ता भी की और जब किसान उठकर चल पड़े किसान नेता तब भी हमने कहा कि बैठिए, चर्चा को जारी रखें। लेकिन वो चले गए। हमारे नेता कहते रहे, मंत्री कहते रहे कि कृपया बैठिए, चर्चा जारी रखिए। अब आप कहते हैं कि चर्चा को ज़्यादा समय क्यों लग रहा है? मैं इसमें इतना ही कहूँगा, जब नए मुद्दे जुड़ते जाएंगे तो समय थोड़ा और लगेगा। अगर वो कहते हैं कि WTO में से भारत हट जाए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से भारत अपने आप को अलग कर ले, वो कहते हैं कि FTA रद्द कर दो, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट रद्द कर दो, वो कहते हैं स्मार्ट मीटर मत लगाओ, वो कहते हैं कि पराली को जलवायु के क्षेत्र से निकाल दो, कृषि क्षेत्र को निकाल दो, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल में ये बदलाव कर दो। अब ये सारे नए नए मुद्दे जुड़ते जा रहे हैं। हमारा केवल इतना कहना है कि हम इन विषयों पर भी चर्चा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इन पे अन्य लोगों से बात करनी पड़ेगी, राज्य सरकारों से बात करनी पड़ेगी और किसान संस्थाओं से बात करनी पड़ेगी। क्या ये गलत है? आखिरकार नए मुद्दे जुड़ रहे हैं तो उस पर चर्चा तो बनती है, उस पर समय भी थोड़ा लगेगा। हम पहले भी चर्चा करने के लिए तैयार थे, आज भी हैं। मैं प्रदर्शनकारियों से इतना ही कहूँगा कि आगजनी हिंसा ना करें, उग्र ना हो और मैं किसान नेताओं से इतने अनुरोध करता हूं कि कृपया करके बातचीत का दौर। चलो इसी के साथ फिलहाल के लिए संपूर्ण भारत के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।